नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग विद्युत धारा के प्रभाव पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज हम जानेंगे विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा के प्रभाव, तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग, रासायनिक प्रभाव के अनुप्रयोग, चुंबकीय प्रभाव के अनुप्रयोग, किरणों का प्रभाव, किरणों के प्रभाव के अनुप्रयोग। सभी प्रभावों को जानने से पूर्व हम यह जान लेते हैं विद्युत धारा क्या होती है और धारा क्या होती है। प्रवाह या बहाव के दर को धारा कहते हैं। यदि हम जल के बहाव की दर को मापें तो वह जल धारा कहलाएगी, यानी कि वाटर करंट्स, यानी कि स्ट्रीम। और यदि हम वायु के प्रवाह की दर को मापें तो वह क्या कहलाएगी? वायु धारा, यानी कि विंड करंट या एयर करंट्स। और यदि हम आवेशों के प्रवाह की दर को मापें तो वह कहलाएगा विद्युत धारा। आइए विस्तृत तौर से जानें विद्युत धारा के बारे में। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। एक सेकंड में कंडक्टर के दिए गए बिंदु से गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यह प्रवाह एक दिशा में होना चाहिए। आइए जाने कि ये क्या है। एक हमने बिंदु लिया है। यह बिंदु के द्वारा जितने भी आवेश एक सेकंड में गुजरेंगे उन्हें विद्युत धारा कहा जाएगा। यह सूत्र I = Q/T से भी मापा जा सकता है। I क्या है? विद्युत धारा है, Q आवेश है और T समय है। तो यदि इस बिंदु में से 25 कूलाम का चार्ज 5 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो 5 एम्पियर का करंट सर्किट के द्वारा फ्लो हो रहा है। अब यह आवेश कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। ऋणात्मक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और धनात्मक होल्स होते हैं। कंडक्टर के केस में यह हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है और सेमीकंडक्टर्स में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यदि यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग वे में कहीं भी मूव करें, यानी कि किसी भी दिशा में मूव करें, तो वह विद्युत धारा नहीं होगी। विद्युत धारा कब होगी? जब यह एक दिशा में प्रवाहित हो, और एक दिशा में प्रवाहित होने पर यह विद्युत धारा कहलाएगी। अब विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? धनात्मक वोल्टता से ऋणात्मक वोल्टता की ओर। यह पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल करंट माना गया है, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट यानी कि विरुद्ध दिशा में लिया जाता है। यानी कि यदि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर है तो कन्वेंशनल करंट की दिशा ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर होगी। यदि ये इलेक्ट्रॉन्स ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाते तो कन्वेंशनल करंट की दिशा होती बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की दिशा के विपरीत दिशा में कन्वेंशनल करंट के दिशा को माना गया है। अब इसकी इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? यह जानने से पूर्व हम यह जान लेते हैं कि धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? जबकि इसके पास दिशा भी है और मान भी।
यह अदिश राशि इस वजह से है क्योंकि यह वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती। वेक्टर के नियमों का पालन ना करने के कारण यह एक अदिश राशि होती है और इसकी SI यूनिट एम्पियर होती है, जिसे हम अक्षर A यानी कैपिटल A से दर्शाते हैं। कैपिटल A क्या बताता है? यह एम्पियर बताता है। यह एक साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट रखी गई है एम्पियर, और I की वैल्यू होती है Q/T। यहाँ I की यूनिट एम्पियर हो गई और Q की यूनिट कूलाम हो गई। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि चार्ज कितना कूलाम प्रवाहित हुआ और कितने समय में, समय की यूनिट सेकंड। तो 1 एम्पियर का मान क्या होगा? 1 कूलाम यदि 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो जो धारा प्रवाहित होगी वह क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर। धारा को मापने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर को सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, श्रेणी में लगाया जाता है, जिससे कि जितना भी धारा प्रवाहित हो रही है सर्किट के द्वारा वह एमीटर के द्वारा भी प्रवाहित हो और करंट के मान बिल्कुल सही मापा जा सके। यदि हमें करंट का मान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यह जानना है कि यह सिस्टम में है या नहीं, तो हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करेंगे। गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत ही कम मात्रा के धारा को भी भांप सकता है। अब विद्युत धारा के प्रभाव क्या-क्या होते हैं? उसके मुख्यतः 4 प्रभाव हैं: ऊष्मीय या तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और किरणों का प्रभाव। इन प्रभाव के अलावा भी विद्युत धारा के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जैसे यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और हम उसे बिना इंसुलेशन के छू लें तो हमें एक झटका लगता है। यह झटका भी क्या है? एक प्रभाव है इलेक्ट्रिक करंट का। अब हम इसके मुख्य प्रभावों के बारे में विस्तृत तौर से जानते हैं। तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव, इसको ऊष्मीय प्रभाव भी कहा जाता है और इसे हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, और इसी प्रभाव को हम जूल के नियम से भी जानते हैं। जूल्स लॉ क्या कहलाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल के अनुसार एक धातु में धारा के प्रवाह से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह जो ऊष्मा है वह धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, जिसे हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, H = I² RT। यह क्या बता रहा है कि जितना धारा बढ़ेगी उतनी ज्यादा ऊष्मा भी बढ़ेगी, उसके वर्ग के अनुसार बढ़ेगी। यानी कि अगर धारा दुगनी हो जाए तो ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी, धारा 3 गुनी हो जाए तो ऊष्मा 9 गुनी हो जाएगी। यानी कि कैसे हो रहा है? जैसे ही हमने इस धातु के द्वारा धारा प्रवाहित की तो यह क्या करने लगेगा? ऊष्मा उत्पन्न करने लगेगा। यह ऊष्मा जो है यह इस जार में रखे हुए पानी को गर्म कर देगी। यह इलेक्ट्रिक रॉड है, इससे पानी गर्म कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके बहुत अनुप्रयोग होते हैं, और अनुप्रयोग जानने से पूर्व हम इसकी इकाई जान लेते हैं। H की इकाई यानी कि उत्पन्न ताप की इकाई जूल होती है। यह जूल एक साइंटिस्ट के नाम पे दी गई है। I की यूनिट हमने पढ़ी एम्पियर। R धातु का प्रतिरोध है और इसकी इकाई ओम होती है। T की इकाई सेकंड होती है। अब हम जाने कि इसके क्या-क्या अनुप्रयोग होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। पहला जो एप्लीकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है
किसी भी घर की सेफ्टी, किसी भी बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए क्या लगाया जाता है? एक फ्यूज लगाया जाता है। ये फ्यूज क्या है? एक धातु या मिश्र धातु के तार का टुकड़ा है जिसका गलांक एक उचित मात्रा में रखा जाता है। यह गलांक के बेसिस पे ही हम फ्यूज के तार का चुनाव करते हैं। यह किसी भी तार का, किसी भी धातु का हो सकता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। यह इनमें से किसी भी धातु का हो सकता है। अब यदि यह क्या किस तरह से बनाया गया है? यहाँ पर एक मेटालिक कनेक्टर्स हैं। ये मेटालिक कनेक्टर्स क्या कर रहे हैं? सर्किट को पूरा कर रहे हैं। जैसे ही निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो, उस समय क्या होगा? फ्यूज के तार में बहुत ज्यादा अधिक ताप बढ़ जाएगा और जिससे फ्यूज का तार पिघल जाएगा। और जैसे ही फ्यूज का तार पिघला तो परिपथ टूट जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। क्यों? क्योंकि ये पोर्सिलिन मटेरियल है। पोर्सिलिन मटेरियल क्या होता है? इंसुलेटिंग होता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल धारा को प्रवाहित होने नहीं देगा। और जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है तो बहुत ज्यादा मात्रा में धारा उत्पन्न होने लगती है, और वह धारा जब इसके द्वारा प्रवाहित होती है तो वो क्या कर देती है? इस वायर को गला देती है हीटिंग इफेक्ट के कारण, जिससे उपकरण बच जाता है। उपकरण तक धारा प्रवाहित ही नहीं हो पाती और वह उपकरण बच जाता है। और यदि यह पोर्सलिन में न रखा गया हो तो ये किस में रखा जाता है? विद्युत रोधी पदार्थ के कार्ट्रिज में रखा जाता है फ्यूज वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हीटिंग इफेक्ट से सेफ्टी करी। दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, विद्युत बल्ब। यह जो प्रकाश हो रहा है यह ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। इसमें क्या किया जाता है? एक ग्लास चेंबर के अंदर एक अक्रिय गैस भर दी जाती है। यह अक्रिय गैस आर्गन भी हो सकती है या अक्रिय नाइट्रोजन हो सकती है, और इसमें एक तंतु लगा होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। यह तंतु हम जनरली टंगस्टन का बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं अभी बताएंगे। इस टंगस्टन के फिलामेंट के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। जब धारा प्रवाहित होती है तो यह गर्म होने लगता है, और जब यह गर्म होने लगता है तो यह प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये जब प्रकाश उत्पन्न करता है तो हमें रोशनी मिल जाती है। और यह तंतु में हम अक्रिय गैस इसलिए भरते हैं ताकि यह तंतु को जलने से रोके। और तंतु हम जनरली, मैंने बताया भी कि हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन का इस्तेमाल करने की वजह है कि इसका गलांक बहुत ज्यादा अधिक होता है। कितना अधिक होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यह तंतु जलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका गलांक बहुत अधिक होने के कारण हमने इसका उपयोग किया। अगला अनुप्रयोग है विद्युत इस्त्री। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक एलिमेंट लगाया जाता है। यदि आपकी विद्युत इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन खराब होती है तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? हम ये चेक करते हैं एलिमेंट तो नहीं फूक गया। अब ये एलिमेंट क्या है? यह एलिमेंट, इस एलिमेंट के द्वारा क्या हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रही है। इस एलिमेंट में नाइक्रोम के रिबन लगा होता है। नाइक्रोम का रिबन लगाने की वजह क्या है? नाइक्रोम के रिबन का जो गलांक होता है बहुत उच्च होता है। इसमें हम माइका शीट लगा देते हैं। माइका शीट की खूबी क्या होती है? यह क्या करती है? इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इंसुलेशन किससे? बाहर की जो हमारी बेस शीट है वो मेटल की बनी है, और ये नाइक्रोम के रिबन को उससे अलग कर देती है। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिक करंट को बाहर की मेटल बॉडी में जाने से रोक देती है।
तो ये क्या कर रही है, इंसुलेशन का काम कर रही है, किससे, करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से। लेकिन इसकी खूबी क्या है, यह हीट के लिए इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करती, ये हीट को पास होने देती है। यह क्या, सबसे पहले क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी इस नाइक्रोम रिबन से, ये गर्म होगा, इस गर्म होने से इसकी जो बेस प्लेट है जो मेटल की बनी है वो गर्म हो जाएगी, और इससे हम कपड़ों को आराम से इस्त्री कर सकते हैं, कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं, और हमें करंट भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने इंसुलेशन ले रखा है माइका शीट का। अगला अनुप्रयोग है विद्युत हीटर। जैसे कि सर्दियों में सबने देखा होगा, ये विद्युत हीटर है, इसमें क्या किया है, एक एलिमेंट लगाया है, जिस प्रकार से इसमें एलिमेंट लगा है इसी प्रकार से हीटर में भी एलिमेंट लगा है। यह एलिमेंट बहुत उच्च गलनांक के वायर का हम बनाते हैं। जनरली हम नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। जिस गति से इसमें धारा प्रवाहित होगी उसी हिसाब से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब आते हैं इसके रासायनिक प्रभाव पर, यानी कि केमिकल इफेक्ट्स पे। अगर हम केमिकल इफेक्ट्स को देखना चाहें तो हमें इसमें 3 चीज की जरूरत है। एक, डीसी करंट का सप्लाई सोर्स, यानी कि दिष्ट धारा को देने वाला एक स्रोत चाहिए, और 2 इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड होगी पॉजिटिव जिसे एनोड कहेंगे, एक इलेक्ट्रोड होगी नेगेटिव जिसे हम कैथोड कहेंगे, और इसको हम रखेंगे एक विलयन में, यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइट में। जब भी हम डीसी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में विभक्त हो जाएगा, और आयंस कैसे होंगे, या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे या नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। जो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे वो एनायंस होंगे, वो जाके एनोड पे अट्रैक्ट होंगे। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे उन्हें कैटायन कहते हैं, और वो कैथोड पे जाके अट्रैक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और यह नेगेटिव चार्ज है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अब इसके कुछ अनुप्रयोग जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला अनुप्रयोग है मेटल की रिफाइनिंग, यानी कि धातुओं के शुद्धिकरण में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि हमने बताया विद्युत प्रभाव, रासायनिक प्रभाव को जानने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, दो हमारे पास इलेक्ट्रोड चाहिए होंगी। अब इस इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं, इम्प्योर जो मेटल है उसको एनोड पे रखते हैं, और जो कैथोड है उसमें प्योर मेटल की पत्ती लगा देते हैं, और इसको हम उसी मेटल के सॉल्ट के इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि जो उसी मेटल का जो सॉल्ट होगा उसके घोल में डुबा देंगे। जैसे ही हम इसमें दिष्ट धारा प्रवाहित करने लगेंगे तो जो इम्प्योरिटीज है वो तो यहीं रह जाएगी, जो प्योर मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएगा, और यह फिर क्योंकि दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट कुछ समय रासायनिक क्रिया से कुछ समय बाद इस कैथोड में जाके इकट्ठा हो जाएगा, और वो जो इकट्ठा होगा वो हमें मिलेगा शुद्ध धातु। अब हम देखें, यदि हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, हम इससे कॉपर की, एल्यूमिनियम की शुद्धि कर सकते हैं। हम यदि कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं तो हम इम्प्योर कॉपर एनोड पे रखेंगे, प्योर कॉपर कैथोड पे रखेंगे, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेंगे ये हम लेंगे कॉपर सल्फेट का। जब हम इन दोनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, दिष्ट धारा, तो
जो सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्ट है, वो किसमें विभक्त हो जाएगा? कॉपर और सल्फेट में ये विभक्त हो जाएगा। और जो कॉपर है उस पे वो क्या करेगा? वो कैथोड पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है उस पे चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव, और सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो प्योर कॉपर है वो कॉपर स्ट्रिप पे इकट्ठा हो गया और कॉपर हमें प्योर मिल गया। ये इम्प्योरिटीज जो थी, अशुद्धता जो थी, वह कैथोड एनोड पे बच जाएगी। इसी प्रकार से हम इसका अनुप्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक धातु का लेपन दूसरे धातु पर करना। किसकी मदद से? विद्युत धारा की मदद से। इस क्रिया को हम विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से एक धातु को दूसरे धातु के ऊपर लेपित किया जाता है। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, इसको भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। हम जिंक की कोटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आयरन जो होता है उसमें जंग जल्दी लग जाती है। उसको जंग से बचाने के लिए जिंक की एक पतली सी लेयर लगा दी जाती है। जैसे ही धारा प्रवाहित होगी, जिंक सल्फेट दो हिस्सों में बट जाएगा, एक जिंक का आयन और एक सल्फेट का आयन। जिंक का आयन जाके आयरन के ऊपर लेपित हो जाएगा और इस प्रकार से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। अगला अनुप्रयोग है विद्युत मुद्रण का, यानी कि इलेक्ट्रोटाइपिंग का। इसमें क्या किया जाता है? इसमें भी सेम यही प्रोसीजर है। एक एनोड होगी, एक कैथोड होगी। एनोड पे कॉपर लगा दिया जाएगा और कैथोड पे एक ऐसा मटेरियल लगा दिया जाएगा जिसपे हमें कॉपर की प्रिंटिंग करनी है। तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं। कौन से प्रभाव के कारण? रासायनिक प्रभाव के कारण। अगला प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें क्या पता चलता है कि जब भी एक चालक के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया? ऑयस्टर्ड ने। ऑयस्टर्ड ने बताया कि यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके पास यदि हम एक मैग्नेटिक नीडल ला के रखें तो वह नीडल क्या होगी? वो उसकी सुई घूमने लगेगी। किसके अनुसार? इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार। अब यह क्षेत्र की जो दिशा है वह हम मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से माप सकते हैं, जान सकते हैं। अब इसके अनुप्रयोग को जानते हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग है विद्युत चुंबक बनाना, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहा जाता है। इसे मैनमेड मैग्नेट भी कहते हैं। यह किसी भी फेरोमैग्नेटिक धातु पर, जैसे कि लोहे पर, एक विद्युत धारा जिस तार द्वारा प्रवाहित हो, उसको लपेटने पर क्या होगा? यह विद्युत धारा के कारण, यह विद्युत धारा एक तार के द्वारा प्रवाहित हो रही है और उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देगा, यानी कि इसको भी चुंबकित कर देगा। और जब इस तार को हटा दिया जाएगा तब भी यह एक चुंबकीय, इसके अंदर थोड़ा सा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच जाएगा, जिससे ये फिर भी चुंबक की तरह कार्य कर सकता है। और यदि हम इसको तार को लगा के इसको किसी धातु के पास ले जाएं जो कि फेरोमैग्नेटिक धातु हो, तो वह उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यह क्या हुआ? यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। हमने क्या किया? एक कील ली है, उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है
और इसके पास जो कील छोटी रखी है वो जाके इस पे चिपक जाएगी। तो यह क्या हो गया, यह चुंबकीय प्रभाव का अनुप्रयोग हो गया। अगला अनुप्रयोग है विद्युत घंटी। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें एक हथौड़ा होता है जो गोंग पर बार बार पीटता है और इस हथौड़े के पीटने के कारण एक ध्वनि सुनाई देती है। अब वो कैसे सुनाई देती है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। जब हमने डोरबेल का स्विच दबाया, यह क्या है, एक पुश बटन है, जब हमने इसे पुश किया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक धारा प्रवाहित हुई। वह धारा प्रवाहित होने के कारण क्या हुआ, यह चुंबकीय क्षेत्र बनाने लगा और चुंबकीय क्षेत्र बनाने की वजह से ये बार बार इधर टच हो रहा है, इसकी वजह से हथौड़ा इसको बजा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिक बेल बज जाती है। अगला अनुप्रयोग है स्पीकर। स्पीकर में क्या है, दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट या फिक्स मैग्नेट। यह पहले से ही साउथ और नॉर्थ डिसाइडेड होता है। उसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो या तो अट्रैक्ट करेगा मेन फिक्स्ड मैग्नेट से या उससे रिपेल करेगा, यानी कि या तो आकर्षण होगा या अपकर्षण होगा। यह आकर्षण और अवकर्षण के कारण कॉइल वाइब्रेट होने लगेगी। जब कॉइल वाइब्रेट होगी उसकी वजह से यह जो है, ये स्पीकर का पर्दा है और स्पीकर के पर्दे से आवाज आने लगेगी विद्युत तरंगों के फॉर्म में। नेक्स्ट प्रभाव है किरणों का प्रभाव, रेज इफेक्ट भी कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत अधिक मात्रा का धारा प्रवाहित करने के कारण क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम निकलने लगती है। एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम जो होती है वह क्या करती है, वह एक टारगेट को हिट करती है। जब वह टारगेट पे पड़ती है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की बीम, तो एक तरह की एक विशेष रूप की रेज निकलती हैं। अब यह रेज कुछ भी हो सकती है, एक्स रेज भी हो सकती है, अल्ट्रासोनिक रेज भी हो सकती हैं। तो हम इसके अनुप्रयोग को जानेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ रेज इफेक्ट। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है एक्सरे। एक्सरे रॉन्गटन ने डिस्कवर की थी। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है एक प्रकार का, जिसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर तक होती है। इसका प्रयोग आए दिन आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं, जहाँ पे डायग्नोसिस किया जाता है। यानी कि जैसे आप अगर हड्डियों का डायग्नोसिस करेंगे तो उसकी एक्सरे रिपोर्ट में क्या होगा, एक एक्सरे फिल्म निकलेगी जिसमें पता चलेगा कि हड्डियां सही जगह पर हैं या नहीं, या उसमें कोई क्रैक तो नहीं आया है। तो यह क्या होगा, एक्सरे का अनुप्रयोग है। इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन आके टारगेट की सतह को टकराता है और ऊर्जा रूपांतरण होता है और फिर वह सतह पर टकरा के वापस आता है और फिल्म पे उसकी छवि बना देता है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एक्सरे के रेडिएशन में रूपांतरित होके हमें मिल जाती है। आज के प्रशिक्षण में आप यह बातों के बारे में व्याख्या कर सकते हैं, जैसे विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव हैं, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, यांत्रिक प्रभाव और उनके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। आज यह प्रसंग तैयार करने के लिए BL थरेजा की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
मेहता गुप्ता की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का प्रयोग किया गया है और चित्र और GIF फाइल्स के लिए गूगल और विकिपीडिया से चित्र लिए गए हैं। और यदि आप और कुछ भी जानने की इच्छा रखते हैं तो www.bharatskills.gov.in और www.nimelearningonline.com पर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। और निमी मॉक टेस्ट भी एक शुरू हुआ है, उस पर आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। आज मैंने आपको विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करती हूँ यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।